Hi everyone, welcome back to channel Rasayan Dunya. So in this video we are going to discuss about the CSIR, UGC NET, lecturership, GRF, stipend, eligibility, age limit, everything. सारी की सारी चीजें हैं वो हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था दैट मैम डिटेल में बताइए कि सारी चीजें क्या होती हैं, तो मैं पूरा का पूरा इन डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या यूजीसी नेट होता है, क्या CSIR नेट होता है, क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप लोग कौन सा दे सकते हैं, आप लोग इन द सेंस कि केमिस्ट्री वाले कौन सा दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से CSIR यूजीसी नेट के बारे में, देन हम बात करेंगे पहले एनटीए यूजीसी नेट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसका हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना नहीं है। देन हम बात करेंगे अबाउट द CSIR यूजीसी नेट। तो देखिए एक लाइन में यदि मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँ आपको तो एनटीए यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनईटी का मतलब क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, एनटी का मतलब क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम नेट बोल रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ से आपका चैप्टर हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं क्योंकि केमिस्ट्री वाले बंदे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, देखिए मुझे बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना था, सो दैट मैंने इस पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है। मुझे जो बताना था वो बताना था अबाउट द CSIR यूजीसी नेट, उसका मैं पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको देने वाली हूँ। अबाउट द एनटीए यूजीसी नेट आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट इवन केमिस्ट्री, साइंस वाले ही इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट जूलॉजी। जूलॉजी वाले यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका जो एक सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल साइंस, तो उसके थ्रू वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज साइंस के कोई भी स्ट्रीम के बंदे एनटीए यूजीसी नेट है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्लोज है यहाँ पे, एनटीए यूजीसी नेट का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं तो समझ आ गया कि आप लोग यानी कि केमिस्ट्री वाले एनटीए यूजीसी नेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आप कौन से के लिए कर सकते हो, CSIR यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, CSIR यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब CSIR यूजीसी नेट क्या होता है, कितनी बार एग्जाम होता है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस पे। तो देखिए CSIR नेट है, CSIR है वो एक काउंसिल बोर्ड है जो कि नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसका इतना ही काम है, नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है और नेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इसका काम कितना है, नेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगा और रिजल्ट यहाँ से रिलीज कर देगा, बस इसका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ से बात ये आती है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कब इसके एग्जाम फॉर्म्स आते हैं। तो बिफोर कोविड यदि मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद में तो इसके एग्जाम फॉर्म्स आए नहीं है। ठीक है, कोविड के बाद तो इसके एग्जाम फॉर्म्स आए नहीं है, तो बिफोर कोविड यदि मैं बात करूं तो ईयर में 2 टाइम्स इसका पेपर होता था। ठीक है, 2 टाइम्स इसका पेपर होता था, एक साल में यहाँ से 2 बार इसका पेपर होता था, 2 टाइम्स। कब कब होता है पेपर, आई थिंक एवरीवन नो। एक बार तो किस में होता है, दिसंबर में होता है, और दूसरी बार कब होता है, जून में होता है। ठीक है, एक बार तो दिसंबर में पेपर होता है, दूसरी बार कब होता है, जून में पेपर होता है। मैं बात कर रही हूँ इन द नॉर्मल सिचुएशन बिफोर कोविड की। कोविड के बाद में इसके एग्जाम फॉर्म्स वो नहीं आए हैं, अभी तक भी नहीं आए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर हुआ था, आई थिंक 24 नवंबर को पेपर हुआ था, तब से अब तक नेट का कोई अता पता नहीं है, CSIR यूजीसी नेट का। ठीक है, एनटीए का पेपर हो चुका है, एनटीए यूजीसी नेट का, बट CSIR वालों का कोई अता पता नहीं है और अभी ये भी नहीं पता है कि कब तक ये लोग रिलीज करेंगे एप्लीकेशन डेट। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन डेट आएंगी तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी, बट अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो साल में 2 बार पेपर होता है, एक बार दिसंबर में होता है, एक बार जून में होता है। दिसंबर वाले पेपर के लिए जो एप्लीकेशंस आते हैं वो कब तक आते हैं, सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशंस आते हैं एंड जून वाले के लिए आते हैं मार्च में। ठीक है, जून वाले के लिए एप्लीकेशन कब आते हैं, मार्च में आते हैं। ये अगेन बोल रही हूँ, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। कहीं बोलो कि मैम अभी तो सितंबर अक्टूबर अभी तो चल ही रहा है, अक्टूबर तो आगे होंगे एप्लीकेशन, अभी नहीं आए हैं। जैसे ही एप्लीकेशन आएंगे सो आई प्रॉमिस कि मैं आपको अपडेट जरूर करूंगी। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये बात हो गई कि साल में कितने बार पेपर होता है, 2 बार पेपर होता है। 2 बार पेपर होता है, एक बार दिसंबर में होता है, एक बार जून में होता है। अब क्वेश्चन ये भी था कि मैम कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो पेपर है वो ओनली एक पेपर होता है। ठीक है, पेपर है वो ओनली एक पेपर होता है, 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स का ओनली 1 पेपर होता है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी एंड सी हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, केमिस्ट्री के। पार्ट बी एंड सी है वो आपके सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के होते हैं एंड पार्ट ए है ये आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड का। ये किसका होता है, जनरल एप्टीट्यूड का होता है। इतनी चीज समझ आ गई। पार्ट ए से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं।
ठीक है। पार्ट ए से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी से आप कितने कर सकते हो? 15 मैक्स टू मैक्स कर सकते हो। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 15 कर सकते हो, ठीक है। पार्ट बी से कितने कर सकते हो? पार्ट बी से आप लोग कर सकते हो 35 क्वेश्चन, ठीक है। एंड पार्ट सी से कितने कर सकते हो? 25 क्वेश्चन कर सकते हो। पार्ट सी से कितने कर सकते हो? 25 क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि टोटल आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? आई थिंक 75 होगा, सम देख लेना आप एक बार के लिए इनका। 35, हाँ 75 क्वेश्चन है वो आप टोटल अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन है वो कितने कर सकते हैं? 75 क्वेश्चन कर सकते हैं। और पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। पहले पेपर है वो आपका ऑफलाइन होता था, बट अभी ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। इतनी चीजें भी पता चल गई, कितने कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है? यहाँ से जनरल एप्टीट्यूड में देखिए आपका थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस है, 1-2 इंग्लिश के होते हैं, बाकी रीजनिंग के होते हैं, बस रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, यही होता है जनरल एप्टीट्यूड में। तो बाकी केमिस्ट्री में आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट वाले का तो आप प्रिपरेशन करके ही जा रहे हैं, तो उसका आपको आइडिया होगा, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट थिंग बच जाती है, दैट इज पेपर का बता दिया मैंने, मीडियम। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखिए जहां तक मुझे पता है मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे होते हैं फ्रॉम हिंदी मीडियम, ठीक है, फ्रॉम हिंदी मीडियम जा रहे होते हैं। तो जैसे उन्होंने एमएससी तो चलो कर ली रोध होके जैसे भी इंग्लिश मीडियम से, बट अभी भी उन्हें इंग्लिश नहीं समझ आ रही होती, तो उनके लिए CSIR UGC नेट है वो एक बहुत ही उनके लिए सिंपैथी टाइप ही समझ लो कि पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आता है। बट उसके लिए आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उस टाइम पे एक कंडीशन ध्यान में रखनी होती है, वो क्या है? देखिए यदि मैं बात करूँ अबाउट द मीडियम, तो मीडियम है वो आपका हिंदी भी होता है एंड इंग्लिश भी होता है, ठीक है, हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है। यदि आप फॉर्म फिलिंग के ड्यूरिंग मीडियम हिंदी ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, हिंदी मीडियम आपने चूज किया है, तो उस वाले केस में आपका पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। उस वाले केस में आपका पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएगा। बट यदि आपने पेपर में मीडियम है वो इंग्लिश चूज कर लिया तो पेपर आएगा ओनली इंग्लिश में, ठीक है। पेपर किस में आएगा? ओनली इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो ये चीज आप देख लेना अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप किसके साथ में कंफर्टेबल हो, विद हिंदी और विद इंग्लिश। जिसके साथ में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसी के लिए वही मीडियम है वो आपको ऑप्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। अब यहाँ से बात ये आती है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, लेकिन यहाँ पे पेपर में साफ साफ कंडीशन मेंशन होती है दैट जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, देखिए कई बार क्या होता है, वैसे तो CSIR UGC के नेट के पेपर में ऐसी गलती हो नहीं सकती, पॉसिबिलिटी है नहीं, बट फिर भी इनकेस हो जाती है तो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसी को करेक्ट माना जाएगा, हिंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को करेक्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि कुछ यस या नो की कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाती है किसी क्वेश्चन में हिंदी में और इंग्लिश में, तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग करके आए हैं, लेकिन नहीं, वो पेपर जो इंग्लिश में क्वेश्चन छपा है ना उसी को करेक्ट माना जाएगा, हिंदी वाले को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यदि कब होता है? जब थोड़ी बहुत किसी क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग या फिर ऐसा कुछ हो जाता है उस केस में, बाकी ऐसा होता नहीं है, डोंट वरी, होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। अब यहाँ से बात हो गई कि आपका मीडियम कौन सा आपको ऑप्ट करना है, कब पेपर होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं क्वेश्चन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये आपको मिल जाएंगे, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम बात करें नेक्स्ट थिंग यहाँ से क्या आती है? एलिजिबिलिटी आती है। तो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ से आपको चाहिए होती है ओनली ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन तो कर ली एंड लाइक यदि आपने बीएससी की है और बीएससी के बाद में कर रहे हो बीएड और अप्लाई कर रहे हो नेट के लिए, नहीं, वो नहीं चलेगा। आपका एमएससी में एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, एमएससी में आपका एडमिशन होना चाहिए। उस टाइम पे एमएससी प्रीवियस के फर्स्ट सेमेस्टर में भी, जहाँ पे कहीं पे सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो एमएससी प्रीवियस में जैसे ही आपका एक बार के लिए एडमिशन हो गया तो आप उस टाइम पे नेट का पेपर है दे सकते हैं, नेट का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हो गई एलिजिबिलिटी। लेकिन इस केस में होता क्या है? इस केस में ये होता है कि यदि आप एमएससी प्रीवियस ईयर में हैं, ठीक है, चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं जिनका एमएससी हो चुका है उनके लिए। जिनका एमएससी हो चुका है उनको चाहिए 55% इन एमएससी, ठीक है, 55% चाहिए एमएससी में, तब आप नेट का फॉर्म है वो लगा सकते हैं। जिनका एमएससी हो चुका है उनके लिए ये कंडीशन है, ठीक है। यदि जिनका एमएससी नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल यदि आपने एमएससी प्रीवियस में अभी एंटर किया ही है और जस्ट ही आपके नेट के एप्लीकेशंस आ जाते हैं, नेट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं और आपका मन कर रहा है कि एक बार के लिए चेक कर लेते हैं, पेपर देके तो देख लेते हैं, लेकिन फिर कहीं माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम एलिजिबल होंगे, तो हाँ, आप लोग एलिजिबल होंगे, आप लोग जाके एग्जाम दे सकते हैं। और उस केस में क्या होता है कि आपको जो नेट का या फिर JRF का सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं मिलेगा,
जैसे ही रिजल्ट आएगा, इनकेस आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको फिर जो सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं मिलेगा। जब आपकी एमएससी हो जाती है और एमएससी में आपने 55% मार्क्स हैं वो ऑब्टेन किए होते हैं, तब आप सीएसआईआर के ऑफिस जाके और अपना जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। यदि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया एंड 2 साल बाद जैसे ही आपकी एमएससी होती है, आपका जो स्कोर है वो बिलो 55% रह गया, तो आपको सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। इस वाले केस में आपको सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्या हो गई, एमएससी विद 55% मार्क्स हो गई। अब यहाँ से बात आती है एलएस एंड लेक्चररशिप की। ये भी काफी कंफ्यूजन वाली चीज होती है कि क्या हम एलएस फिल करें या फिर जेआरएफ फिल करें या फिर एलएस फिल करें। एलएस का मतलब क्या होता है, लेक्चररशिप होता है। देखिए नेट का यूज क्या होता है, नेट का यदि मैं बात करूं तो यूज क्या होता है, नेट का एक ही सिंपल सा यूज है कि आप जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड रिक्वायर्ड होती है ना, स्कूल में पढ़ाने के लिए यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। स्कूल में पढ़ाना है तो मतलब बीएड नेसेसरी है। वैसे ही यदि आपको कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करना है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अप्लाई करना है किसी भी कॉलेज में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नेट चाहिए होता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, नेट चाहिए होता है। नेट का इतना ही काम होता है। अब एलएस का मतलब तो क्या होता है कि आपका ओनली नेट क्वालिफाई होगा। ठीक है, एलएस का मतलब क्या होगा कि आपका ओनली नेट क्वालिफाई होगा। और जेआरएफ का मतलब क्या है कि आपका जेआरएफ एंड नेट दोनों क्वालिफाई होंगे। जेआरएफ एंड नेट दोनों क्वालिफाई होंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैम दोनों के अलग अलग पेपर आते हैं, नहीं, दोनों का पेपर एक ही होता है। ठीक है, पेपर एक ही होता है। एक ही पेपर में फॉर एग्जाम्पल नेट के लिए कट ऑफ है वो कितनी चली गई, 90 चली गई, एंड जेआरएफ के लिए कट ऑफ है वो कितनी चली गई, 110 चली गई। ठीक है, 90 मार्क्स पे तो आपका क्या हो रहा है, नेट क्वालिफाई हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल रखा है। ठीक है, एंड आपका जो 110 नंबर पे क्या हो रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। तो एक ही पेपर में दो अलग अलग कट ऑफ रहती हैं। यदि आपके 109 नंबर आते हैं, यदि आपके 109 नंबर आते हैं तो आपका ओनली नेट ही क्वालिफाई माना जाएगा, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। यदि आपके 110 हो जाते हैं तो फिर उस वाले केस में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। एंड अब यहां से बात ये आती है कि यदि आपका ओनली नेट क्वालिफाई होता है तो आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी चीज समझ आ गई। अब जेआरएफ का क्या यूज होता है, जेआरएफ का मतलब क्या होता है, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। जेआरएफ का मतलब क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलो होता है। अब जूनियर रिसर्च फेलो, इस चीज का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आया। तो जैसे आपको करनी है पीएचडी, ठीक है, यदि आपको जाना है रिसर्च फील्ड में, यदि आपको किसी प्रोजेक्ट के साथ में काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, जेआरएफ चाहिए होता है। जेआरएफ के थ्रू जो भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आईआईएससी हैं, या फिर बिट्स पिलानी है, या फिर कोई भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है और आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और जेआरएफ के थ्रू आप डायरेक्ट आईआईटीज में, जेआरएफ एंड गेट के थ्रू जा सकते हैं, आईआईटी में या फिर एनआईटीज में। आईआईटीज की स्पेशली यदि मैं बात करूं तो ओनली आप जेआरएफ या फिर गेट के थ्रू जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। तो जिन स्टूडेंट्स का कभी ड्रीम रहा था 12th के टाइम पे कि हमें आईआईटी जाना है, उस टाइम पे वो नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर जैसे ही ग्रेजुएशन किया तो आपको नहीं पता था कि आईआईटी जैम जैसी कोई चीज होती है, उस टाइम पे भी आपने मिस कर दिया। तो अब आपके साथ में जेआरएफ की बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करके और आपका अपना ये सपना ये पूरा कर सकते हैं आईआईटी में पढ़ने का। आईआईटी से आप पीएचडी कर सकते हैं यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया विद गुड रैंक भी अच्छी खासी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि जेआरएफ होते ही मुंह उठा के चल दिया आईआईटी में, नहीं, फिर उसके बाद भी आपको इंटरव्यू देना होता है। बट ये तो ऑब्वियसली बात है कि यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो इंटरव्यू तो आप ऑब्वियसली फाइट कर ही लेंगे। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। तो ये कब काम आता है, फॉर पीएचडी में एडमिशन के लिए काम आता है आपका जेआरएफ। एंड यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, तो उसके लिए आपका काम आता है नेट। अब यहाँ से बात आती है स्टाइपेंड की, पैसे की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा ही तो चाहिए ना, सभी को क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए। सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, जिसे देखो पागल हो रहे हैं पैसे के पीछे। ठीक है, तो स्टाइपेंड की यदि हम बात करें, फेलोशिप की यदि हम बात करें, तो यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और आप पीएचडी करते हैं, ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी नहीं करते आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपने कहीं पे पीएचडी में एडमिशन लिया है तो आपको 2 साल तक तो कितने मिलेंगे, 31,000 मिलेंगे। 2 साल तक आपको 31,000 पर मंथ मिलेंगे, पर मंथ। और ये क्यों होता है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता है, अपने खर्चे के लिए होता है। ठीक है, अब यहां से 2 साल के बाद में क्या होता है, इन द 3rd ईयर आपका यहां से होता है फेलोशिप
एनहेंसमेंट सेमिनार। फेलोशिप एनहेंसमेंट सेमिनार होता है कि 2 साल का आपका पीएचडी हो गया, उसके ड्यूरिंग आपने कितना क्या काम किया है उसके लिए आपको एक सेमिनार देना पड़ता है। यदि आपने ये फेलोशिप एनहेंसमेंट सेमिनार अच्छे से क्वालिफाई किया होता है, अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया होता है, तो जो डॉक्टरल कमेटी होती है वो आपकी फेलोशिप को 35,000 पर एक्सीड कर देती है। ठीक है, 35,000 कर देती है 31,000 से बढ़ा के। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का 2 साल बाद, जैसे बोलते हैं ना कि 2 साल बाद 35,000 हो जाएगी, नहीं, वो ऐसे नहीं होती। ठीक है, उसे बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ाना पड़ता है? 2 साल में अच्छा रिस्पॉन्स देके तब बढ़ाना पड़ता है, वरना तो 31 पे ही अटके रहोगे। बता रही हूँ, वरना तो 31 पे ही अटके रहोगे। यदि बढ़ाना है तो आपको 2 साल में अच्छा काम करना पड़ेगा। जो फेलोशिप एनहेंसमेंट सेमिनार है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपने 2 साल में क्या किया है और आगे आप क्या कर लोगे अच्छा, जिसके लिए हम आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दें। तो ये आपकी क्वालिटी चेक करने के लिए सेमिनार होता है कि क्या 35 साल के काबिल हैं या फिर आपको 31 पे ही लटका रखें। ठीक है, तो ये अपने आप से नहीं बढ़ती। कुछ लोग बोलते हैं ना कि 2 साल तक तो 31 मिलती है, उसके बाद 35 हो जाती है। वो अपने आप से नहीं होती, उसे करना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो होप सो आपके बहुत से डाउट्स हमको यहाँ से क्लियर हुए होंगे। हाँ, फिर एक क्वेश्चन ये भी बच जाता है कि मैम जेआरएफ क्वालिफाई होने के कितने साल तक हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं? एक बार आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आप 2 साल तक आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपने 2 साल के बीच में पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो उसके बाद में आपका जेआरएफ है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका जेआरएफ है वो कोई काम का नहीं है। पीएचडी नहीं कर सकते। वैसे तो चलो है, एक बार क्वालिफाई हो गया तो हो गया, बट फिर आप उसकी हेल्प से पीएचडी नहीं कर सकते। आपको विदिन 2 ईयर्स एडमिशन लेना होता है, चाहे कहीं भी लो। फिर बाद में यदि आपने लेट कर दिया 2 साल से तो फिर आपको फिर से जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यदि आपका बाद में मन करता है कि मेरे को तो पीएचडी करनी है तो आपको फिर से जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आपको फिर से पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ आई थिंक बचा नहीं होगा। एज लिमिट बच गई। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है, एलएस के लिए नो एज लिमिट। लेक्चररशिप का फॉर्म आप बुढ़ापे तक दे सकते हो। ठीक है, सॉरी, लेक्चररशिप का पेपर है वो आप बुढ़ापे तक दे सकते हो, कभी तक भी दे लो। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है, दैट इज 28 ईयर्स। ठीक है, दैट इज 28 ईयर्स। सिर्फ आप 28 साल के हो तभी तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने 28 साल क्रॉस कर दिया तो उसके बाद आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आपके नेट में फर्स्ट रैंक आए, कितना भी आए, कितने भी अच्छे नंबर आए, लेकिन आपका जेआरएफ वो वैलिड नहीं माना जाएगा यदि आपने 28 क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो 28 साल से पहले लग जाओ मेहनत में दिन रात। अभी 28 साल से पहले क्वालिफाई कर लेना, वरना तो फिर कहीं बुढ़ापे में जाके रिग्रेट हो। ठीक है, और क्या बच गया? बचा कुछ? नहीं बचा। हाँ, एलिजिबिलिटी हो गया 55% विद 55% एमएससी विद 55% एज लिमिट। एलएस के लिए कोई एज लिमिट होती नहीं है, आप जब चाहे जब तक दे सकते हो। जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है 28 ईयर्स। स्टाइपेंड है वो आपका मैंने यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कितना होता है। और एलएस एंड जेआरएफ दोनों के लिए एक ही पेपर होता है जो कि कॉमन पेपर है। यहाँ से एक ही पेपर में 2 अलग अलग कट ऑफ जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका एलएस या फिर जेआरएफ को डिसाइड किया जाता है। यदि आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है तो आपका नेट प्लस जेआरएफ दोनों ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं यदि आपने उस कट ऑफ को पार कर लिया। और यदि आपने एलएस के लिए अप्लाई किया है तो आपका ओनली एलएस होता है। ठीक है, यदि आपने एलएस के लिए अप्लाई किया है और आप बीट कर जाते हो जेआरएफ वाले कट ऑफ को तो आपका ओनली एलएस ही माना जाएगा, जेआरएफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि आपने फॉर्म फिल करते टाइम एलएस अप्लाई किया था और आपके मार्क्स चले गए जेआरएफ तक तो ओनली एलएस माना जाएगा, जेआरएफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और क्या बच जाता है? 1 साल में 2 बार पेपर होता है। पेपर एक ही पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और मीडियम है वो हिंदी मीडियम अप्लाई करोगे तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पेपर मिलेगा, एंड इंग्लिश मीडियम अप्लाई करोगे तो आपको ओनली इंग्लिश में पेपर मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट द CSIR UGC नेट। एनटीए की आपको कोई इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। साइंस वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली जूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं विद द सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस, रादर देन यू कांट अप्लाई फॉर द एनटीए UGC नेट। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।